क्लैट 2023 में ये एक पैसेज आया था जिसमें रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट जैसे टर्म्स यूज करे गए थे। ये टर्म्स अगर आपको पता नहीं होते तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, एंड जिन्हें पता थे वो बन गए टॉपर्स। ये टर्म्स इतने फंडामेंटल एंड बेसिक है कि इनके ऊपर पूरा लीगल सेक्शन बना हुआ है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो दीज। बट डोंट वरी, अभी मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करूंगा जिससे आई विल टीच यू व्हाट बिल, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर एंड ऑल दीज टर्म्स मीन। आपके फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इसके बाद। बाय द वे, जो वीडियो मैं आपके सामने प्ले करने वाला हूँ, ये वीडियो मेरे क्लैट 2027 एंड 2028 कोर्सेज का है, बट मैं ये यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ फॉर योर हेल्प। बट अगर आपको मेरे क्लैट कोर्सेज के बारे में जानना है तो इस वीडियो के एंड में सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। तो चलो अब समझने के लिए टीचर मोड पे चलते हैं नाउ। हाय, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट एक्चुअली आर लॉज। देखो, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, और इस वीडियो से आपके फंडामेंटल्स इतनी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि आपको कैसा भी घुमा के क्वेश्चन दे दिया जाए आप सॉल्व कर पाओगे लॉ के अंदर। सो हम क्या क्या बात करेंगे, लॉज का मतलब क्या होता है एक्चुअली, हमें क्यों चाहिए लॉज। मैं एब्स्ट्रैक्ट या फिर हवाई बातें नहीं करूंगा, एक्चुअल बात करूंगा कि क्यों हमें लॉज चाहिए। लॉ बनाया कैसे जाता है, बिल वगैरह लाया जाता है, आपने सुना होगा, तो कैसे एक्चुअली होता है एक स्लाइड में हम वो कवर करेंगे। बिल और एक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एक्ट और रूल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, ये सब का मतलब क्या होता है, हम अच्छी तरह से समझेंगे। सो सोचो आप एक पार्क में इस तरह से आराम से बैठे हो, आप अपनी चाय पी रहे हो आराम से, और आप थोड़ी देर बाद देखते हो कि एक आदमी आता है जो इतना बड़ा चाकू लेके बैठा होता है। वो किसी को अटैक करने नहीं आया, बस वो बैठा हुआ इतना बड़ा चाकू लेके, और आपको डर लग रहा है उसको देख के। आपका फेस बिल्कुल ऐसा हो जाता है। नाउ द थिंग इज, इजंट इट ए डेंजरस सिचुएशन? क्या ये डेंजरस सिचुएशन नहीं है? कुछ होना चाहिए ना जो प्रिवेंट करे लोगों को इस तरह की डेंजरस एक्टिविटी पब्लिकली करने से। इवन तो वो हार्म नहीं करना चाहता, उसका शौक होगा इतना बड़ा चाकू लेके घूमना, बट फिर भी लोगों को डर लगेगा, राइट? तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना जो लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगाए कि वो इस तरह की चीजें ना कर पाए। एंड दिस इज वेयर आर्म्स एक्ट 1959 कम्स इनटू पिक्चर। कैसे? आर्म्स एक्ट एक लॉ है जो बंदूकें, तलवार और ये सब चीजों से डील करता है कि ये चीजें कौन रख सकता है अपने पास, कौन नहीं रख सकता, क्या पब्लिकली अलाउड है आपको ये ले जाना, वगैरह वगैरह। तो जस्ट आपको नॉलेज देने के लिए बता देता हूँ, कोई भी ब्लेड या कोई भी चाकू जो 9 इंच से ज्यादा लंबी है और 2 इंच से ज्यादा वाइड है, वो अगर आप पब्लिकली लेके जाते हैं तो आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है, बिकॉज वो आर्म्स के अंदर आ जाएगा। आर्म्स का मतलब हमारे हाथ तो होता ही है, आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स भी। तो ये बताने का मेरा पर्पस क्या है, देखो, हमें रेगुलेशंस चाहिए होते हैं हमारी लाइफ की हर एक चीज के लिए। जितनी भी चीजें आप अपनी लाइफ की देख रहे हो ना, हर एक चीज लॉ से कवर्ड होती है। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपको चाकू वाला एग्जांपल दिया, बड़ा चाकू लेके जाना एक खतरे वाली चीज है, तो वो आर्म्स एक्ट से कवर्ड होता है कि आप इससे बड़ा चाकू पब्लिकली लेके जाओगे तो आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है, हो सकता है कि पुलिस आपको पकड़ ले एंड मच मोर। उसी तरह से लेट्स से अगर कोई इंसान सड़कों पे बिना कपड़े पहन के दौड़ रहा है तो ये चीज लोगों को अनकंफर्टेबल कराएगी, राइट? लेट्स से आप अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हो और कोई इंसान बस यूं दौड़ रहा है बिना कपड़े पहन के, तो क्या आप मुझे बता सकते हो रिसर्च करके आफ्टर दिस वीडियो, कमेंट करके नीचे स्पेसिफिकली, कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा यहाँ पे? क्या किसी लॉ के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है ये चीज करना? आई विल वेट फॉर योर कमेंट एंड आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट ऑल्सो। उसी तरह से कुछ लॉज होते हैं जिससे हम दिन ब दिन डील करते हैं। मतलब जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आप हर रोज डील करते हो। आप जब भी एक टॉफी भी लेने जा रहे हो किसी शॉपकीपर से, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो। आप FSSAI रूल से डील कर रहे हो। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाना खाने, तो वहाँ पे आप FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स से डील कर रहे हो। इससे मेरे कहने का मतलब ये कि हमारा हर एक कंडक्ट लॉ से कवर्ड होता है, एंड लॉज इसलिए ज़रूरी होते हैं बिकॉज अगर लॉज नहीं होंगे तो कोई चीज़ किसी के लिए भले ही नॉर्मल हो बट सामने वाले इंसान के लिए एबनॉर्मल हो सकती है, उसके लिए वो डेंजरस फील हो सकती है। तो लॉ इसलिए रिक्वायर्ड होता है ताकि हम एक सेफ सोसाइटी में रह सके, हमारा हर एक कंडक्ट रेगुलेट हो। आज से कुछ साल पहले ड्रोन रूल्स आए थे, उससे पहले ड्रोन्स कवर्ड ही नहीं थे किसी लॉ से स्पेसिफिकली। बट अगर लेट्स से ड्रोन्स कवर्ड नहीं हो किसी लॉ से, तो कोई भी इंसान अपना ड्रोन एयरपोर्ट्स के पास घुमा सकता है, एयरपोर्ट के आसपास चला सकता है, तो वो डेंजरस हो सकता है ना आपके लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट को ड्रोन रूल्स लेके आने पड़े ताकि वो एरिया भी जो अभी कवर्ड नहीं था किसी लॉ से, वो भी कवर्ड हो जाए। क्या आप सोच सकते हो ऐसे कोई एरिया ऑफ हमारी लाइफ जो अभी भी किसी लॉ से कवर्ड नहीं है? I will wait for your comment. Now this was about why we require law so that a balance is created in society. अब बात हम करते कि लॉ का मतलब होता क्या है एक्चुअली। तो इसके लिए मैं आपका ध्यान आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लेके आना चाहूंगा। आर्टिकल 13 कहता है कि लॉ इंक्लूड्स एवरी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन दैट हैव पेनल कॉन्सिक्वेंसेस बाय गवर्नमेंट इफ नॉट फॉलोड। तो आर्टिकल 13 लॉ डिफाइन करता है फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट इसको हम इन जनरल लॉ क्या होता है ये समझने के लिए भी पढ़ सकते हैं। ये कहता है कि कोई भी
ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन जिसका वायलेशन अगर आप करते हो तो आपको गवर्नमेंट पनिश करेगी, तो वो ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ वगैरह एक लॉ होता है। पनिश करने का मतलब क्या है, लेट्स से आपने कोई गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस या फिर कोई रूल वायलेट करा तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। कैसे जेल में डाल दिया जाएगा, इस तरीके से। तो ये तो हो गया पहली चीज की लॉ क्या होता है। दूसरी चीज लॉ क्या होता है, कुछ कुछ कस्टम्स भी लॉ कंसिडर करे जा सकते हैं अगर वो रिकॉग्नाइज करे जाए कोर्ट से। मतलब अगर कोई स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं है कोई रूल में बट वो कस्टम है किसी का, तो भी उसको लॉ कंसिडर करा जा सकता है कुछ सिचुएशन में। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्राइबल वुमेन है जिसकी शादी किसी से होती है, मतलब एक ट्राइबल इंसान हूँ मैं जंगलों में रहता हूँ, मेरी पूरी कम्युनिटी है जो जंगलों में ही रहती है, हमारी बाहर की दुनिया से कोई खास कांटेक्ट नहीं है, हमारे खुद के कुछ कस्टम्स है। तो मैं एक ट्राइबल वुमन हूँ, मेरी शादी होती है किसी ट्राइबल पर्सन से। अब कुछ समय के बाद हमारा डिवोर्स हो जाता है, मतलब एज ए ट्राइबल वुमन मेरा डिवोर्स हो जाता है उस इंसान के साथ जिससे मैंने शादी करी थी। कोई सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट या कोर्ट में जाके नहीं होता, बल्कि हमारे कस्टम्स के हिसाब से ही होता है। अब हो सकता है कि कस्टम्स ऐसी कहती हो कि जब पति और पत्नी दोनों पंडित के सामने झाड़ू से टच करते हैं एक दूसरे को तो डिवोर्स हो जाता है। लेट्स से इस तरीके की प्रथा थी और उसके अकॉर्डिंग मेरा डिवोर्स मेरे को कर रहा था, मैंने कर लिया एज ए वुमन। अब ये जो प्रथा थी सालों से चल रही थी, हजारों सालों से ये प्रथा चल रही थी, तो मैंने कंसिडर करा कि मैंने अपनी प्रथा के अकॉर्डिंग डिवोर्स कर लिया। अब क्या होता है, मैं शादी कर लेता हूँ वापस एज ए वुमन, आई मैरी अगेन। तो हस्बैंड क्या करता है, वो कोर्ट अप्रोच करता है और कहता है कि ये तो नहीं कर सकती थी बिकॉज इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ये औरत कोर्ट में नहीं गई थी डिवोर्स लेने के लिए, तो ये जो डिवोर्स था वो वैलिड नहीं था, इसलिए जो सेकंड मैरिज है वो इनवैलिड है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कोर्ट हाईली लाइकली है कि वुमेन के फेवर में केस को ऑर्डर करेगा, इवन दो कोई फॉर्मल लॉ नहीं है। वाई, बिकॉज एक कस्टम फॉलो करी जा रही थी यहाँ पे जो सालों से फॉलो करी जा रही है। तो अगर कोई कस्टम भी होती है जो भले लॉ नहीं है बट वो कस्टम कई समय से फॉलो करी जा रही है, तो वो भी एक लॉ कहा जा सकता है अगर उसको कोर्ट रिकॉग्नाइज कर देता है तो। बट कोर्ट ये देखेगा कि वो कस्टम कई समय से चली आ रही है क्या वो एक पर्टिकुलर ट्राइब बहुत सीरियसली फॉलो करती है क्या, वगैरह वगैरह। तो क्या होता है लॉ, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। ये सब चीजें, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ वगैरह, ये सब जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए होते हैं और अगर आप इसको वायलेट करेंगे तो आपके ऊपर पीनल कंसिक्वेंसेस, मतलब पेनल्टी वाले कंसिक्वेंसेस, आपके ऊपर जेल वगैरह कुछ भी हो सकती है। पहली चीज तो ये। सेकंड, कोई कस्टम या यूसेज भी लॉ कंसिडर करी जा सकता है अगर वो बहुत समय से चल रहा है, रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कोर्ट से वगैरह। तो ये हो गया आपका लॉ क्या होता है। अभी तक हमने क्या चीजें सीखी, लॉ क्यों जरूरी होता है और लॉ क्या होता है। अब हम बात करते हैं एक्चुअली बनाया कैसे जाता है लॉ। तो सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस करा जाता है पार्लियामेंट के अंदर। अब बिल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी तक ड्रोन के ऊपर कोई रूल्स नहीं बने हैं, तो मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं खुद से एक लॉ प्रपोज करता हूँ कि यार ड्रोन के ऊपर ये लॉ होना चाहिए, और मैं पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करता हूँ उसको, तो उसको कहते हैं बिल। अब ये बिल कौन प्रेजेंट कर सकता है, अगर मैं एक पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ, तो मैं एज ए प्राइवेट मेंबर भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, और लेट्स से मैं कोई मिनिस्टर हूँ तो मैं इस तरह से भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। जनरली प्राइवेट मेंबर बिल बहुत कम पास करे जाते हैं बिकॉज गवर्नमेंट को ये चाहिए होता है कि हमारी मिनिस्टर वगैरह ही प्रेजेंट करे कोई बिल, उसको ही हम पास करेंगे। बाकी अगर लेट्स से कोई रैंडम इंसान, कोई भी रैंडम एमपी है जिसकी सरकार नहीं है, वो करेगी अगर प्रपोज, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बिल पास हो। बट यस, कोई भी प्रेजेंट कर सकता है। मैं आपको बिल बताऊंगा असल में कैसा होता है, जस्ट वेट। अब ये पार्लियामेंट में जाता है, फिर उसके बाद इस पर डिस्कशन होता है, इंट्रोडक्शन होता है, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है। जैसे मैंने 10 क्लॉज का पूरा अपना ड्राफ्ट लॉ बनाया था, सैम्पल लॉ बनाया था, तो पूरा डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है, फिर उसके बाद दूसरे हाउस में जाता है, मतलब लेट्स से लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा में जाता है। अब इसके रूल्स होते हैं कि कुछ बिल्स आप लोकसभा में प्रोड्यूस कर सकते हो, कुछ बिल्स आप राज्यसभा में प्रोड्यूस कर सकते हो, एटसेट्रा। और उसके बाद अगर दोनों लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाते हैं तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है और फिर वो एक्ट बन जाता है या फिर एक लॉ बन जाता है। अब आपको मैं बिल दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। तो आपके सामने मैंने अभी पीआरएस की वेबसाइट खोली है, इस पर आपको जितने भी बिल इंट्रोड्यूस करे गए हैं लोकसभा राज्यसभा वगैरह में वो दिखेंगे। चलो अब हम कोई बिल खोलते हैं। जैसे एक आया है ये रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, तो ये पास हो गया है लोकसभा राज्यसभा से दोनों से। तो इसमें क्या है बिल में, जाके हम पढ़ते हैं। इस बिल में क्या है कि ये बिल रिपील करता है 71 एक्ट्स, मतलब ये बिल 71 लॉज को, जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनको रिपील करता है, उनको कहता है कि अब आप खत्म हो चुके हो। और ये बिल 15 दिसंबर 2025 को इंट्रोड्यूस करा गया था, पास हो गया ये लोकसभा से 16 दिसंबर को, 17 दिसंबर को राज्यसभा से भी पास हो गया। तो अब इस पर अगर प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है तो ये लॉ बन जाएगा। तो प्रैक्टिकली मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिल दिखता कैसे है। नॉर्मल ये देखो, ये सामने बिल आ गया आपके, एक टाइटल लिखा गया है, फिर यहाँ पे बताया गया क्लॉज 1 क्या कहता है, क्लॉज 2 क्या कहता है, क्लॉज 4 क्या कहता है, वगैरह वगैरह। और फिर एक शेड्यूल बनाया गया, शेड्यूल मतलब एक लिस्ट बनाई गई है कि ये लॉज जो है
ये रिपील होने वाले हैं। कौन कौन से लॉज रिपील होने वाले, ये सब लॉज रिपील होने वाले हैं। फिर एक और शेड्यूल बनाया गया, मतलब एक और लिस्ट बनाई गई है जिसमें बताया गया कि कौन कौन से लॉज में अमेंडमेंट होने वाला है, बिकॉज इस बिल का नाम क्या था, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल। ये बहुत सारे लॉज को एक साथ रिपील कर रहा है, बहुत सारे लॉज को एक साथ अमेंड कर रहा है। इसलिए अब आपको अगर शेड्यूल का मतलब नहीं पता तो शेड्यूल का मतलब भी बता देता हूँ कि यहाँ पे सेक्शन 2 देखो, सेक्शन 2 क्या कह रहा है, द इनैक्टमेंट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल आर हियर बाय रिपील्ड। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे लिखने के कि कौन कौन से लॉज रिपील हो रहे, ये क्या लिखते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में जो दिए जा रहे वो रिपील हो रहे। अब लिस्ट से अगर यहाँ पे देते कि ये लॉज रिपील हो रहे तो फिर इनको सेकंड के नीचे ही पूरी लिस्ट लगानी पड़ती। इससे अच्छा पहले ही क्या करते, पहले सारे के सारे प्रोविजंस है वो दे देते, उसके बाद बोलते हैं कि इस शेड्यूल में ये लिस्ट दी जाएगी, इस शेड्यूल में ये लिस्ट दी जाएगी। तो शेड्यूल सिंपल सी बात है, लिस्ट होती है जो ज्यादा डिटेल्स देते हैं उस सेक्शन में जो बात करी जा रही है उसके बारे में। तो शेड्यूल बस सिंपल सी कन्वीनियंस के लिए चीज होती है, ताकि मेन जो लॉ है, मेन जो पार्ट है लॉ का, उसके अंदर पूरा भर नहीं जाए चीजें। इसलिए तो आप समझ गए लॉ कैसे बनाया जाता है, और आप ये भी समझ गए कि बिल और एक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बिल तो जब इंट्रोड्यूस करा जाता है किसी ड्राफ्ट लॉ को, मतलब कोई कच्चा लॉ है जो अभी तक पास नहीं करा गया, तब तक वो बिल होता है, और जैसे ही वो बिल पास कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा तो वो आपका एक्ट बन जाता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन दीज टू बिग थिंग्स, एक्ट एंड रूल्स। अब इसके बीच में डिफरेंस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज क्लैट 2023 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक्ट, रूल, ये सब चीज़ें डिस्कस करी गई थी। और अगर आपको नहीं पता होता कि इनका मतलब क्या होता है, जैसे आप समझते कि ये सब चीज़ें सेम है, तो फिर हो सकता है आप इतने अच्छी तरह से आंसर नहीं कर पाते। तो अभी हम समझते हैं एक्ट और रूल का मतलब क्या होता है। पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको ऐसा खतरनाक वे में प्रैक्टिकली समझाऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा। ये चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैं खुद 5th ईयर में जाकर सीखा था। सोचो कि लॉ स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता, बिल्कुल डिटेल और प्रैक्टिकल वे में जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एक्ट क्या होता है, एक्ट होते हैं ब्रॉड लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, और रूल्स होते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑन हाउ द लॉ विल बी अप्लाइड। अब आप नहीं समझोगे जब तक मैं आपको इसको प्रैक्टिकली नहीं दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक्ट और रूल का। एक होता है एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970। ये डील करता है कॉन्ट्रैक्ट लेबरर से। समझाता हूँ, डोंट वरी। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फैक्ट्री है, ये आप है और ये आपकी फैक्ट्री है, राइट। ये आपकी फैक्ट्री है श्री विनायगा इंजीनियरिंग वर्क्स, और ये आप खड़े हो यहाँ पे। तो आपकी फैक्ट्री है, तो इसमें आपको सामान लेके जाने के लिए, लेके आने के लिए ऑटो चाहिए होता है, तो ये ऑटो का ड्राइवर आपको चाहिए होगा। आपको साफ सफाई के लिए कोई इंसान चाहिए होगा, आपको लाइट का मेंटेनेंस करने के लिए कोई इंसान चाहिए होगा, आपको मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई इंसान चाहिए होगा, राइट। बिकॉज आप खुद तो अकेले कर नहीं सकते, तो आप लेबरर्स को हायर करोगे इसके लिए। तो आप क्या करते हो, ये सर जी से मिलते हो, ये जो आपके सामने खड़े हुए हैं मस्त शर्ट पैंट पहन के, इनसे मिलते हो। और ये है कॉन्ट्रैक्टर, इनके पास कई सारे लेबरर्स है। फॉर एग्जांपल कोई साफ़ सफाई करते जैसे आंटी जी साफ़ सफाई करते हैं, ये भैया जैसे ऑटो चलाते हैं, ये भैया जैसे मशीन्स को साफ़ करते हैं, वगैरह वगैरह, राइट। अभी तक समझ में आ रहा है। आप हो ओनर या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, इस एक्ट में आपको कहा जाएगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, और ये इंसान है कॉन्ट्रैक्टर, और ये हो गए कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स। तो अब ये जो एक्ट का मैंने आपको बताया था ना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट, ये एक्ट का काम क्या होता है कि ये आपके लेबरर्स के और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में जो भी रिलेशंस हैं उनको मेंटेन और मैनेज करने का काम करता है। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। तो एक्ट का 17th सेक्शन कहता है कि आपको वॉशरूम्स बनाने हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स के लिए, आपको उनके लिए पानी का इंतजाम करना है, एटसेट्रा। आपको मैं एक्ट के अंदर ही लेके जाता हूँ। ये है सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। तो क्या कह रहा है ये कि रेस्ट रूम्स होने चाहिए, फिर आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं उनके लिए आपको फर्स्ट एड की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, एटसेट्रा। इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। और किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, और ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को अपने एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब जो मैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हूँ, ओनर को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहते हैं, तो मुझे अपनी इस फैक्ट्री को रजिस्टर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट लेबरर को हायर कर रहा हूँ तो। ठीक है, कहाँ पे बोल रहा है, ये बोल रहा है सेक्शन 7 के अंदर। सेक्शन 7 क्या बोल रहा है, देखो इसको, कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट, एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शुड मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। मतलब अगर मेरा कंपनी में मैं हायर कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को, तो मुझे अपने एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा। अभी तक सब समझ में आ रहा है। तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट ने कहा है। बट रजिस्टर करना कैसे, क्या मुझे लेबर कमिश्नर को एक लेटर लिख के भेजना है कि सर जी मैंने कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को हायर करा है, मुझे रजिस्टर कर दो। मतलब तरीका क्या है रजिस्टर करने का, किसको भेजना है वो लेटर, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं कंपनी को संभालूंगा या फिर ये सोचता रहूंगा कि यार लेटर किसको भेजना है वगैरह। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए बनाए जाते हैं रूल्स। मतलब रूल्स बनाए जाते हैं, जो एक्ट में चीजें कही है उसको करना कैसे है ये बताने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। आपको मैं बताता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 7 में क्या बोला गया था कि रजिस्ट्रेशन करना है आपको। अभी तक सब समझ में आ रहा है।
अब सेक्शन 35 कहता है पावर टू मेक रूल्स, मतलब एक्ट का सेक्शन 35 कहता है कि रूल्स बनाने की पावर है किसके पास है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सके। अब हम स्पेसिफिकली सेक्शन 7 वाले की बात करते हैं, सेक्शन 7 में रजिस्ट्रेशन की बात करी थी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट के पास रूल्स बनाने की पावर है सेक्शन 7 के लिए कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, उसके ऊपर गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने बनाए कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन रूल्स। ओके, किस तरीके से बनाए, सेक्शन 35 पावर देता था रूल्स बनाने के लिए, तो फिर गवर्नमेंट ने बनाए कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स रूल्स। अब ये रूल बात करेंगे कि एग्जैक्टली आपको रजिस्टर करना कैसे है वगैरह। जैसे सेक्शन 17 में जाओगे ना आप रूल्स के, तो इसमें बताइए कि आपको रजिस्टर करना कैसे है, मैनर ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो एक्ट में तो दिया गया था कि आपको रजिस्टर करना है, रूल्स में बताया जा रहा है कि आपका क्या मैनर है रजिस्टर करने का, एग्जैक्टली कैसे रजिस्टर करना है। तो इसमें बताया गया है कि एक फॉर्म 1 हमने अटैच कराए हैं रूल्स के साथ, उस फॉर्म 1 को भर के आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भेजना है अपना आपको रजिस्टर करने के लिए। अब मैं आपको फॉर्म 1 दिखाता हूँ, तो ये आप फॉर्म 1 देख रहे हैं, ये फॉर्म 1 है। तो क्या क्या चीज़ें लिखनी है जब मैं आपको रजिस्ट्रेशन करूंगा, मतलब मैं अपना आपको रजिस्टर कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ें लिख के भेजनी है। नेम एंड लोकेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, क्या नेम एंड लोकेशन था हमारे एस्टैब्लिशमेंट का, विनय यागा इंजीनियरिंग वर्क्स। फिर पोस्टल एड्रेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट लिखना है, फिर मुझे अपना फुल नेम लिखना है, फिर मुझे फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैनेजर लिखना है, फिर मुझे लिखना है कि क्या काम करता हूँ मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, फिर मुझे बताना है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, मतलब ये जो सर जी खड़े थे मेरे साथ ये कौन है, इनका नाम क्या है, इनका नाम भी बताओ। फिर मुझे बताना है कि इनका एड्रेस क्या है, कितने लेबरर्स को मैं एम्प्लॉय कर रहा हूँ वगैरह वगैरह करना होगा और भेजना होगा गवर्नमेंट अथॉरिटी को। किसको भेजना है इन रूल्स के अंदर वो बात करी जाएगी। अब हम वापस से चलते हैं हमारे डेफिनेशंस के ऊपर, क्योंकि अब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सो एक्ट आर ब्रॉड लॉज passed by this legislation defining what the law is, they are substantive in nature. Rules are the specific direction on how the law will be applied. These are created by government agency under the authority of the act. समझ पा रहे हो ना आप हर एक लाइन का मतलब, कैसे लॉ अप्लाई करा जाएगा ये बताते हैं रूल्स। हमें बताया कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ये गवर्नमेंट एजेंसीज बनाती है, रूल्स गवर्नमेंट खुद बनाती है। ओके, और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट, मतलब एक्ट कहता है आपको बनाने के लिए तब जाके आप बनाओगे। और इसमें सेक्शन 35 क्या कह रहा था कि आप रूल्स बना सकते हो, तो एक्ट ने कहा रूल्स बना सकते हो जब जाके गवर्नमेंट रूल्स बना पाई। दे आर प्रोसीड्यूरल इन नेचर, वो प्रोसेस बताते हैं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे करना है वगैरह। तो अभी आपको समझ में आ गया एक्ट और रूल्स के बीच में डिफरेंस। अब हम आगे चलते हैं, अब हम समझते हैं ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रेगुलेशन, ये सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो ये सब चीज़ों का मतलब समझने से पहले या फिर ऑर्डिनेंस का मतलब समझने से पहले सिंपल वे में मैं आपको पार्लियामेंट वर्क कैसे करती है बताऊंगा, तब जाके आप ऑर्डिनेंस का अच्छी तरह से मतलब समझ पाओगे। पार्लियामेंट का काम क्या होता है, पार्लियामेंट का एग्जैक्टली काम क्या होता है, आपने कभी सोचा है? मैं आपको बताता हूँ। पार्लियामेंट का मेन काम होता है लॉज बनाना, मतलब आपके जो सांसद जी है, जो आपके एमएलए साहब है, उनका काम ये है कि वो जाए विधानसभा में, वो जाए राज्यसभा, लोकसभा में और लॉज बनाए। मेन काम उनका ये है, क्योंकि वो लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है हमारे देश की, मतलब वो बिल्स बनाए, वो बिल्स में डिस्कशन करे, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करे वगैरह वगैरह। और इसके अलावा भी उनके काम होते हैं कि उनको बिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछने, उनको पार्टी कुछ कर रही है जो सरकार है उसको क्वेश्चंस पूछने कि आप ये कैसे कर सकते हो वगैरह। तो अब वो काम करते हैं तो उनको वेकेशंस भी तो चाहिए होगा ना, तो उनको वेकेशंस भी मिलते हैं जब मतलब पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रही है, मतलब जब कोई लॉ बनाने वाला इंसान है ही नहीं पार्लियामेंट में। अब लेट्स से तब आपको लॉ बनाने की कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तब आप क्या करोगे? तो तब काम आते हैं आपके ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस इज ए टेम्पररी लॉ मेड बाय द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और गवर्नर व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन एंड इमीडिएट एक्शन इज नीडेड। तो जब आपकी पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रही होती है, या फिर स्टेट की हम बात करें तब जब आपकी विधानसभा फंक्शन नहीं कर रही होती है, तब गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट, स्टेट की बात करें तो गवर्नर और सेंटर की बात करें तो प्रेसिडेंट, टेम्पररीली लॉ बना सकते हैं। उस टेम्पररी लॉ को ऑर्डिनेंस कहा जाता है। अब सिंपल वर्ड्स में बात करें तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट सिटिंग बट द गवर्नमेंट फील्स एन अर्जेंट लॉ इज रिक्वायर्ड इमीडिएटली, तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर एक ऑर्डिनेंस बनाएगी जो लॉ कंसिडर करा जाएगा, बट ये टेम्पररी होता है। और जैसे ही वापस से उनकी वेकेशंस खत्म होती है तब स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो ऑर्डिनेंस जाएगा और उनको अप्रूव करना पड़ेगा। अगर वो लॉ को बढ़ाना है, मतलब उसको लॉ को प्रॉपर एक्ट वगैरह बनाना है, तो स्टेट लेजिस्लेचर को या फिर पार्लियामेंट को उसको अप्रूव करना पड़ेगा। और वो नहीं अप्रूव करते तो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। ये होता है आपका ऑर्डिनेंस। इट इज जस्ट टेम्पररी लॉ जो बनाया जाता है जब पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रही है। अब जस्ट आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ऑर्डिनेंस को ऑर्डिनेंस से कंफ्यूज मत कर देना। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है वेपन्स, आर्म्स, पिस्टल। तो हमारे इंडिया में जो भी वेपन्स वगैरह बनते हैं ना, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है। कैसे बनाती है ये सब आप जो देख रहे हो ना, ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का फोटो है।
जहाँ पे ये जो व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का काम होता है बनाना। इसके बारे में जाके और रीड करना आपकी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या होती है और क्या इनको प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है वगैरह। तो ये मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब हम बात करते हैं रेगुलेशंस क्या होता है। तो रेगुलेशंस के लिए 3 चीजें आपको माइंड में रखनी है। ये बहुत टेक्निकल सेक्टर फोकस्ड होते हैं और ये अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब बहुत ही टेक्निकल साइंस वगैरह वगैरह की चीजें होती है ना, तो ये चीज आपकी रेगुलेशंस होते हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। तो सेबी का आपने नाम सुना है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उनका काम होता है शेयर्स को रेगुलेट करना, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो रही हो ये इंश्योर करना। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब मैं बताता हूँ आपको। लेट्स से मैं एक कंपनी में बहुत बड़ा मैनेजर हूँ, तो उस कंपनी में कुछ भी हो रहा है मुझे पता है, तो मुझे पता चलता है कि इस कंपनी में तो अभी 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है किसी फॉरेन कंपनी से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं शेयर्स बाय कर लेता हूँ उस कंपनी के बहुत सारे, बिकॉज मेरे को इन्फॉर्मेशन है, इनसाइडर नॉलेज है मुझे। एंड जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है, प्राइस बढ़ जाती है, मैं उन शेयर्स को बेच देता हूँ। तो ये तो गलत है ना तरीका। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन यूज करके मैं मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, तो ये अलाउड नहीं होता है। इवन मैं भी एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और हमें अलाउड नहीं होता है कि हम एक स्पेसिफिक टाइम पे शेयर बाय करें कंपनी के। और हम अगर बाय करते भी है कभी शेयर हमारी खुद की कंपनी के, तो हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है मैनेजमेंट को और बहुत सारे लोगों को। तो ये चीज इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है। अब सेबी एक्ट है एक जो सेबी का एस्टेब्लिशमेंट करता है। सेबी एक्ट बोलता है कि आपको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी है। बट इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग रोकनी कैसे है, इनसाइडर ट्रेडिंग करोगे तो क्या होगा वगैरह वगैरह, ये एक्ट नहीं बात करता। इसके लिए सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, बहुत टेक्निकल होते हैं रेगुलेशंस, ये सेक्टर फोकस्ड होते हैं, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, ये शेयर्स वगैरह इंडस्ट्री के लिए है और ये अथॉरिटी बनाती है, मतलब ये सेबी खुद बनाती है। तो ये आपके रेगुलेशंस होते हैं। अब आपके मन में आना चाहिए कि यार रूल और रेगुलेशन में डिफरेंस क्या है। तो रूल में क्या हुआ था, हमने बात करी थी हाउ टू डू समथिंग विद इन ए सिस्टम, कि एक्ट ने कोई चीज़ बताई है तो वो कैसे करना है, ये रूल्स बताते हैं। बट रेगुलेशंस आपको बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो एक्ट होता है ना, एक्ट में थोड़ा बहुत लॉ बताया जाता है, रेगुलेशंस में बहुत ज़्यादा डीप में जाके लॉ बताया जाता है, ये आप समझ लो। और डीप में क्यों जाके बताया जाता है, बिकॉज ये बहुत ही टेक्निकल होते हैं, बहुत ही सेक्टर फोकस्ड होते हैं और ये अथॉरिटी खुद बनाती है। मतलब ये सेबी खुद बनाएगी, गवर्नमेंट बना के नहीं देगी या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस बना के नहीं देगा, ये सेबी खुद बनाएगी, बिकॉज ये बहुत टेक्निकल चीज होती है। सेबी की रेगुलेशन बता देता हूँ। तो आप जैसे ही सेबी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे सारा एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन वगैरह। जैसे आप एक्ट में जाओगे तो देखो ये सेबी एक्ट आ रहा है आपके सामने। अब यहाँ पे आप रूल्स पे जाओगे तो सेबी के रूल्स भी है कई सारे। तो ये देखो सेबी के रूल्स आगे कई सारे, ये सारे रूल्स है सेबी के। अब आप अगर रेगुलेशंस में जाओगे तो इतने सारे रेगुलेशंस भी है। क्या क्या रेगुलेशंस है देखो, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अगर कोई आईपीओ को लिस्ट करना है, क्या होता है आईपीओ को लिस्ट करना, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये इन रेगुलेशंस के अंदर बात करी गई है। मैंने सेबी वाली लॉ फॉर्म में काम करा है, इसलिए मुझे ये चीज़ें पता है। एंड मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था जो पब्लिश हुआ था एक वेबसाइट के ऊपर। तो ये हो गया आपका रेगुलेशंस। अब हम बात करते हैं बाई लॉज क्या होता है। बाई लॉज क्या होता है, बहुत ही लोकल गाइडलाइंस या फिर इंटरनल रूल्स होते हैं। मतलब लेट्स से आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगे ना, जैसे आप लेट्स से एनएलएसआईयू में पढ़ते हो फ्यूचर में, तो एनएलएसआईयू के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हो गए, 10 बजे के बाद नहीं आना, स्टूडेंट यूनियन का इस तरह से इलेक्शन होगा वगैरह वगैरह। तो ये जो बहुत ही लोकल या फिर इंटरनल रूल्स होते हैं ना, इनको बाई लॉज कहा जाता है। अब ऐसा बहुत बार होगा कि हो सकता है कि एनएलएस अपने बाई लॉज को बाई लॉज ना कह रेगुलेशन कहते हैं, तो ऐसे इंटरचेंज होते रहते हैं वर्ड्स। इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता कि रेगुलेशन मतलब यही होता है या फिर बाई लॉज का मतलब यही होता है। बहुत बार सोसाइटी के जो रूल होते हैं जिनको बाई लॉज कहते हैं, वो सोसाइटी अपने रूल्स को बाई लॉज नहीं कहती बल्कि रेगुलेशंस कह लेती है। इट्स टोटली फाइन, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। बट इन जनरल बाई लॉज बहुत ही लोकल गाइडलाइंस होती है या फिर इंटरनल रूल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर क्या होता है, एक फॉर्मल डायरेक्शन या फिर डिसीजन इशूड बाय द गवर्नमेंट होता है और ये बहुत ही केस स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं ऑर्डर्स। आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उनको ट्रांसफर करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर लेके आएगी कि ट्रांसफर ऑर्डर आ गया उनका। या फिर लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को कोई रोड बनानी है किसी जगह पे, तो उसके लिए उनको लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, तो उसके लिए ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि XYZ लैंड जो भी है जयपुर से दिल्ली के बीच में, इसको हम एक्वायर कर रहे हैं, ऐसा। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है। अब बात आती है सर्कुलर्स क्या होते हैं। तो सर्कुलर क्या होता है, ये ना कोई भी पॉलिसी या लॉ को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आरबीआई ने 2019 में एक सर्कुलर निकाला था कि किस तरीके से फेक नोट्स को आइडेंटिफाई करना है बैंक को। तो आरबीआई ने बैंक्स को लेटर लिखा कि देखो भाई, द चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO ऑफ ऑल बैंक्स, ये चीजें हैं, हम एक सर्कुलर निकाल रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि किस तरह से आपको फेक नोट को आइडेंटिफाई करना है। और फेक नोट आपके पास आ जाता है बैंक में, तो फिर आपको किस तरीके से उसको अपने पास रखना है, किस तरह से उसको रिपोर्ट करना है, कहाँ पे आपको स्टोर करना है वगैरह वगैरह। इसके ऊपर एक सर्कुलर निकाला था गवर्नमेंट ने। तो सर्कुलर का पर्पस ये होता है कि वो चीजों को एक्सप्लेन करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये सेशन। अगले सेशन में हम बात करेंगे कि सब्सटेंटिव लॉज क्या होते हैं, प्रोसीड्यूरल लॉज क्या होते हैं, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, पर्सनल लॉज क्या होता है, कंज्यूमर लॉज क्या होता है, इंटरनेशनल लॉज क्या होता है एंड मच मोर। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या बात करा। पहली चीज, लॉ की जरूरत क्यों होती है, लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ बनाते कैसे हैं, बिल और एक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एक्ट और रूल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, सर्कुलर्स, बाई लॉज, ये सब चीजें क्या होती है एंड मच मोर। आई नो ये थोड़ा हैवी लेक्चर था, इसलिए आप ये स्लाइड डाउनलोड कर देना, नीचे आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगी ये। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे, बट अभी आपको इस लेक्चर के बाद एक क्विज दिया गया है, वो क्विज अटेम्प्ट करना है सो दैट आपकी लर्निंग्स जितनी ज्यादा हो सके उतनी हो जाए। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस अच्छी लगी, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ वो अच्छा लगा और आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो मेरे खुद के कोर्सेज है क्लैट 2027 एंड 2028 के ऊपर। ये मेरे कोर्सेज में प्रोवाइड करा जाता है। दोनों अलग कोर्स है, क्लैट 2027 के लिए भी अलग है और 28 के लिए भी अलग है, पर दोनों में ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है। ज़्यादा डिटेल में मैं वीडियो के एंड में जाऊँगा। अभी आपको मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। तो मेरी वेबसाइट learn.visolegal.com जो आपके सामने आ रही है, उसमें केवल क्लैट कोर्स नहीं, उसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज जैसे जीके वीकली पीडीएफ प्लस स्टैटिक जीके क्विजेस के ऊपर कोर्स है। तो इस कोर्स में आपको वीकली पीडीएफ प्रोवाइड करी जाती है, स्टैटिक जीके क्विजेस प्रोवाइड करी जाती है और स्पेशल पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाती है। वीकली पीडीएफ का मतलब ये है कि आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक 52 पीडीएफ्स प्रोवाइड करी जाएगी हर एक वीक की, जिससे आप क्लैट का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो एंड साथ साथ में करंट लिंक्ड स्टैटिक जीके भी पढ़ सकते हो। बाद में मैं और आपको डिटेल्स दे दूंगा इसके बारे में। उसके अलावा आपको स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए भी कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी दूसरी, क्योंकि इस कोर्स में आपको स्टैटिक जीके भी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो क्या होता है, कैसे पढ़ाता हूँ स्टैटिक जीके? सबसे पहले आपको एक पीडीएफ दे दी जाती है जो हमारी टीम बनाती है, उसमें आपको एक टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझा दिया जाता है और फिर उस टॉपिक के बेसिस पे आपको कुछ क्विजेस सॉल्व करने हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर ये हमारा एक पूरा पीडीएफ है, इसके ऊपर हम पूरा समझाते हैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, पिक्चर्स वगैरह के थ्रू समझाते हैं एंड मच मोर। एक बार आपका पीडीएफ कंप्लीट हो जाता है तो आप ये क्विजेस दे सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी हो जाए। उसके अलावा हमारा पर्सनल मेंटरशिप के ऊपर कोर्स है। आपको अगर कोई मेंटरशिप चाहिए किसी से तो आप हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं, केवल मेंटरशिप के लिए भी। देन हमारा डिटेल्ड मॉक्स प्लस सेक्शनल टेस्ट पैकेज भी है, ये हमारा सबसे हाईलाइट है इस कोर्स का। तो आपको कई सारे सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे हर एक सेक्शन के ऊपर। जैसे एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर आपको पूरा सेक्शनल टेस्ट मिल रहा है। अब इस सेक्शनल टेस्ट में आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो क्लैट में एक्चुअली आस्क करे जाते हैं। जैसे आपके सामने एक सैंपल क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल क्लैट लेवल के एनालिटिकल रीजनिंग हम आपसे पूछते हैं, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, बिल्कुल क्लैट के लेवल की, और उससे भी हल्का सा ऊपर लेवल चले जाते हैं हम, ताकि आप थोड़े डिफिकल्ट लेवल के लिए भी प्रिपेयर रहो। एक बार आप टेस्ट देते हो उसके बाद आपको इस तरह से डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है पोर्टल के थ्रू। जिस पोर्टल में आप टेस्ट दोगे वहाँ पे आपको पता जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन थे, कितने करेक्ट है, कितनी एक्यूरेसी थी, कितना टाइम लिया आपने, फिर आपने हर एक क्वेश्चन के अंदर कितना टाइम लिया है, ये आपको बताया जाएगा एंड मच मोर। तो हमारे सेक्शनल प्लस मॉक टेस्ट पैकेज के अंदर आपको ऐसे सेक्शनल टेस्ट तो मिलेंगे हर एक सेक्शन में, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, 24 नंबर है जो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे क्लैट 2028 एंड 2027 कोर्स, इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूँ। अब तो क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहली चीज है सिलेबस कंप्लीशन। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाता है, बल्कि कई बार आपका रिवीजन भी कराया जाता है। पिछले साल तक हम मैथ्स नहीं पढ़ाते थे, बट इतनी सारी रिक्वेस्ट रिसीव हुई हमें कि सर प्लीज आप मैथ्स भी पढ़ा दीजिए, तो अब हम मैथ्स भी पढ़ाएंगे। सो एंड टू एंड कोर्स बन चुका है ये पूरा। रिकॉर्डेड वीडियोस ऑन सेवरल टॉपिक फॉर फास्ट सेल्फ स्टडी बाय द स्टूडेंट। तो कोर्स में आपकी लाइव क्लासेस भी होती है और आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब तो अगर आपको लाइव क्लास से पढ़ना है तो आप लाइव क्लास से पढ़ सकते हैं, बट आपको पहले से रिकॉर्डेड कुछ वीडियोस है वो देखने हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। हमने एक हाइब्रिड कोर्स बनाया है, बिकॉज मैं पर्सनली जब अपनी क्लैट प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं यूट्यूब पे पहले से कोई रिकॉर्डेड वीडियोस होते थे वही देखता था, तो इसलिए मैंने ऑप्शन इंक्लूड करा है। एंड मैंने स्पेशली बैठ के 50% से भी ऊपर कोर्स आपके लिए रिकॉर्ड करा है, ताकि आप लाइव क्लासेस नहीं भी अटेंड करो तो भी आप अपना सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट कर सकते हो। वीकली लाइव क्लासेस फॉर प्रैक्टिस एंड डाउट सॉल्विंग। वीकली लाइव क्लासेस तो हमारी होती है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, डाउट सॉल्व करे जाते हैं एंड मच मोर। 1-on-1 मेंटरशिप, अब ये हमारे कोर्स की सबसे बेस्ट चीज है। जैसे ही आप इस कोर्स के लिए एनरोल करते हो आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करे जाते हैं टिल द डे ऑफ क्लैट। मतलब जिसने क्लैट क्रैक कराया है वही डायरेक्ट आपको मेंटर करेंगे। ये मेंटर आपकी मंथली असिस्टमेंट करते हैं एंड आपके साथ टिल द डे ऑफ क्लैट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मंथ में केवल एक बार आप उनसे बात कर सकते हो समथिंग, नहीं, आपके पास उनके व्हाट्सएप नंबर रहेंगे, आप जब उनसे कांटेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पे कुछ रिव्यूज भी आ रहे हैं हमारे मेंटर्स के, क्योंकि हमने सिस्टम ही इस तरह से सेटअप कर रखा है दैट आवर मेंटर्स वर्क इन द बेस्ट वे। आप बस ये रिव्यू पढ़िए और देख लीजिए कि क्या क्वालिटी ऑफ मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है हमारे कोर्स के अंदर। टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट,
तो हर एक टॉपिक के ऊपर हमने हाई क्वालिटी टेस्ट तो अपलोड कर ही रखा है। उसके अलावा आपको 75 से भी ज्यादा सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे एंड इन टॉपिक टेस्ट को एंड सेक्शनल टेस्ट को हमने अलग अलग डिफिकल्टी लेवल पे डिवाइड कर रखा है, ताकि अगर आप एक बिगिनर है आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, अगर आप अच्छा खासा ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपके लिए भी अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे। हम पर्टिकुलर टेस्ट पे बहुत फोकस करते हैं बिकॉज क्लैट में टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। एंड ये ऐसे वैसे टेस्ट नहीं है कि जस्ट बिकॉज 100 टेस्ट देने तो हम आपको कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, बहुत हाई क्वालिटी होती है और ये एक्चुअल क्लैट क्रैकर्स बनाते हैं सारे टेस्ट। मतलब जिन्होंने असल में क्लैट क्रैक करा है वही आपके लिए सारे टेस्ट बनाते हैं। हम इनको आउटसोर्स नहीं करते, हमारी खुद की टीम ये टेस्ट बनाती है। आप जब एनरोल करेंगे तब आप इनकी क्वालिटी देख पाएंगे। 24+ हाई क्वालिटी मॉक्स है। हम 100-200 मॉक्स नहीं प्रोवाइड करते बिकॉज अगर आप 100-200 मॉक्स प्रोवाइड करोगे तो फिर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे। हम 24 हाई क्वालिटी मॉक्स प्रोवाइड करते हैं। समय के साथ ऑब्वियसली ये बढ़ेगा बट फिलहाल 24 है एंड हर एक मॉक अलग अलग डिफिकल्टी लेवल का होता है सो दैट यू बिकम प्रिपेयर्ड फॉर एवरी पॉसिबल ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ द एग्जाम। मॉक्स बनाने के लिए भी हमारे पास एक अलग सी टीम है जिसमें भी एक्चुअल NLU स्टूडेंट्स हैं जो आपके लिए मॉक्स बनाते हैं। अभी ये दोनों पॉइंट हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा हो, स्क्रीन पे मैं आपके सामने आ रहा हूँ तो मैं दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ। 2 पॉइंट से बाकी बचे हुए फास्ट डाउट सॉल्विंग। तो ऑनलाइन कोर्सेज से इन जनरल स्टूडेंट्स को कंप्लेन रहती है कि हम पर ध्यान ही नहीं दिया जाता या हमारे डाउट से सॉल्व नहीं करे जाते, बट हमारे कोर्स में ऐसा नहीं है। हमारे कोर्स में स्ट्रिक्ट 12 आवर्स की डाउट सॉल्विंग पॉलिसी है। आपका कुछ भी डाउट होगा विद इन 12 आवर्स सॉल्व करा जाएगा। मैं पर्सनली अपने डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे ध्यान रखता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का डाउट मिस ना हो। एंड लास्टली वी हैव अ स्पेशल फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप कंसिस्टेंट रहो, ये बहुत मायने रखता है। आपको सिंपल चीजें करनी है हर रोज, बट सिंपल चीजें टिल द डे ऑफ क्लैट करनी है एंड हमने इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा है अपने कोर्स के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे कोर्स में कंसिस्टेंसी चैट करके ग्रुप है जहाँ पे सब स्टूडेंट सुबह सुबह अपने दिन का टाइम टेबल पोस्ट करते हैं। जैसे ये किसी स्टूडेंट ने अपना टाइम टेबल पोस्ट करा है, ये किसी स्टूडेंट ने अपना टाइम टेबल पोस्ट करा है, इवन मैं भी अपना टाइम टेबल पोस्ट करता हूँ। एंड फिर पूरा दिन खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स अपडेट डालते हैं कि कितनी चीजें उन्होंने लिखी थी, उसमें से कितनी चीजें हो पाई है कंप्लीट। अब इससे फायदा क्या होता है, जब आप देखते हैं कि आपके बैचमेट्स इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि आज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मॉक देंगे एलई का, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एटसेट्रा, तो फिर अगर आपको आलस आ भी रहा होता है तो भी आपका आलस एकदम से निकल जाता है। बिकॉज जब आप देखते हो कि आपके आसपास के लोग ऐसा कर रहे हैं देन यू बिकम मोटिवेटेड टू। बीइंग इन ऑनलाइन कोचिंग हमने इस चीज को इंश्योर करा है कि आपको जो ऑफलाइन कोचिंग में एक एनवायरमेंट का बेनिफिट मिलता है वो इस ऑनलाइन कोर्स में भी आपको मिल पाए। ये तो केवल एक चीज है, इसके अलावा भी हमारे पास कई सारी चीजें जो हम करते हैं आपकी कंसिस्टेंसी इंश्योर करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट माई क्लैट 2027 एंड 2028 कोर्स। अब हमारी वेबसाइट पे और भी कोर्सेज है जो मैंने अपने स्टोर पे अपलोड करे। लास्ट ईयर आप ये भी देख रहे होंगे, इसमें हमने प्रोवाइड करा एक सैंपल ऑफ आवर लाइव क्लास कि हम लाइव क्लास में कैसे पढ़ाते हैं। अगर आपको देखना है तो आप जाके इस फ्री कोर्स के अंदर साइन अप कर सकते हैं और आप एक लाइव क्लास देख सकते हैं हमारे कोर्स की जो हमने एक्चुअली ली है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफरिंग्स दैट वी हैव। अब आपको कुछ भी डाउट है तो आप इस टेलीग्राम आईडी के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं एंड मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। Thanks for watching this video till the end. I'll see you in the course very soon.